हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में 5 सवाल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपकी रिवीजन के लिए एक रामबाण यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि लास्ट ईयर भी हमने लॉन्च किया था और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला था, जिसके चलते इस साल भी हमने इस कोर्स को कंटिन्यू किया है, रैपिड रिविजन कोर्स। तो 11 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी एंड 6 से 7 घंटे एक साथ बैठेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इकोनॉमी के सेशंस आपके 2 दिन चलेंगे एंड कोशिश की जाएगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स की कवरेज इंश्योर करना, राइट। तो जो एक सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक रहता है हर एक एस्पिरेंट के मन में कि यार ढंग से रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, तो भैया उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के सवाल आपके इसी कोर्स में छुपे हुए हैं, राइट। तो एनरोल कीजिए एंड 2024 का अटेम्प्ट और बेहतर बनाइए। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर रेमिटेंसेस के बारे में और क्वेश्चन में ही ये चीज़ एक्नॉलेज कर दी गई है कि भैया इंडिया टॉप रेसिपेंट है आपके रेमिटेंसेस का ग्लोबली 2023 में। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा गया है। यदि कोई भी इनकरेक्ट नहीं लगती तो भैया डी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपके रेमिटेंसेस हैं वो पार्शियली ऑफसेट कर देते हैं गैप जो कि क्रिएट होता है ट्रेड डेफिसिट की वजह से। सेकंड में यहां पर कह रहे हैं कि भैया रेमिटेंसेस आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आफ्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका इन्फ्लक्स होता है रेमिटेंसेस का, उसकी वजह से हाउस होल्ड्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ता है एंड डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी पॉजिटिव आउटपुट देखने को मिलता है। थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो भैया सिंपल सी बात है, रेमिटेंसेस को हम कंसिडर करते हैं कि भैया जो बाहर से पैसा आ रहा है, तो जब भी हम बाहर से पैसा आता है उसको हम किस में देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में देखते हैं, जिसे हम 2 अकाउंट्स में आगे बाइफरकेट करते हैं, वन बीइंग द करंट अकाउंट एंड सेकंड बीइंग द कैपिटल अकाउंट, राइट। तो करंट अकाउंट के केस में यहां पर आपके जो उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं जिनकी कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं उसी समय पे सेटल हो रही हैं, जिसमें आपके इस प्रकार के जो रेमिटेंसेस हैं उन्हें यहां पर इंक्लूड किया जाता है। तो डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट जो क्रिएट होता है, राइट। अब उस केस में वो डेफिसिट किसकी वजह से क्रिएट होता है, अगर इंडिया के केस में हम बात करें तो डेफिनेटली उसका मेजर कारण है कि जो हमारा गुड्स के केस में जो ट्रेड हो रहा है उसमें हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, राइट, जिसकी वजह से डेफिसिट यहां पर क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस इस पर्टिकुलर डेफिसिट को, इस ट्रेड डेफिसिट को, इसके गैप को थोड़ा क्लोज करने की कोशिश करते हैं, इसको पार्शियली ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हुई जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी रेमिटेंसेस करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शंस में इंक्लूड की जाती हैं, राइट। सेकंड में बात कर रहे हैं कि भैया रेमिटेंसेस आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कि डेफिनेटली आपको यहां पर अगर चीजों का इंपोर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, डॉलर्स चाहिए भाई, सही बात है। अब डॉलर्स कहां से आएंगे, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो भैया हमारे पास ऑप्शंस है कि भैया चलो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, बट सबसे जो मेजर हमारा सोर्स होना चाहिए वो आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए, सही बात है। सर्विसेज का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गेन कर पाते हैं, डॉलर्स की इनकम जनरेट कर पाते हैं, जिसे हम फर्दर यूज करते हैं अपने इंपोर्ट की पेमेंट्स के लिए, राइट। तो रेमिटेंसेस आपका फिर सेकंड लार्जेस्ट यहां पर मेजर सोर्स बन जाता है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर यह भी चीज बताई गई है। थर्ड में एक तरीके से सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है कि भाई बाहर से पैसा आ रहा है तो पैसा किसके पास आ रहा है, हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स के पास आ रहा है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम में यहां पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट होने के चलते डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो रिसेंटली ये डेटा यहां पर निकाला गया है वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के आधार पर कि किस प्रकार के रेमिटेंसेस फ्लो देखने को मिले हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में 2023 में, जिसमें इंडिया यहां पर टॉप कर रहा है विद द 125 बिलियन यूएस डॉलर्स के रेमिटेंसेस, राइट। अब कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे ये हेल्प करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को, तो वो पॉइंट्स आपको यहां पर दे दिए गए हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, राइट। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं, माइनर इरिगेशन से रिलेटेड यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। पहले में करें माइनर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कल्टीवेबल कमांड एरिया सीसीए लेस देन 10,000 हेक्टेयर्स रहता है। सेकंड कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पोजेस करता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम्स इन द कंट्री, जिसमें आपका महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि भैया ये जो आपका माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है इसमें दोनों ही सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर एज अ सोर्स यहां पर यूज किया जाता है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए।
तो इरिगेशन का मतलब क्या है कि भैया जो वाटर की रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स की उसको पूरा करना है, तो उस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आपके वहां पर तैयार किए जाते हैं। जैसे माइक्रो इरिगेशन को करंटली बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कृषि सिंचाई योजना को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। बट जब हम माइनर इरिगेशन की बात करते हैं तो आपकी ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कल्टिवेबल कमांड एरिया बेसिकली लेस देन 2000 हेक्टेयर है। तो एकदम से यहां पर आपसे फैक्ट बेस्ड सवाल ये स्टेटमेंट डाल दी गई थी जो कि इनकरेक्ट थी। सेकंड में जो बात कर रहे हैं कि भैया सबसे ज्यादा आपके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल करेक्टली मेंशन किया गया है। एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में दोनों के दोनों सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर को एज अ सोर्स वहां पर यूज किया जाता है कि भैया ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी तो आप ट्यूबवेल्स को वहां पर लगाएंगे, उस प्रकार से वहां पर अपना इरिगेशनल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करेंगे। सरफेस में आपके उस प्रकार के रेन वाटर को कैच करने की कोशिश की जाएगी, वैसे कैचमेंट एरियाज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी ताकि अगेन जो भी इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स है उन्हें यहां पर हम पूरा कर सकें। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होने के चलते यहां पर बी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन बताई गई है। तो यही बेसिक से फैक्ट्स आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से आपकी सर्विस वाटर स्कीम्स रहती हैं। सरफेस फ्लो हो गया, सरफेस लिफ्ट स्कीम्स होगी, ग्राउंड वाटर स्कीम्स में आपकी इस प्रकार की शैलो ट्यूबवेल्स हो गया, मीडियम ट्यूबवेल्स हो गया, ठीक है जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति उनके द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया था 6th सेंसस रिपोर्ट ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स, जिसमें यह देखने को मिला कि भैया द 6th इरिगेशन सेंसस जो था वो आपके 2017-18 को रेफरेंस ईयर मानते हुए लगाया गया था, जिसमें आपके 32 स्टेट्स और यूटीज का डेटा कंपाइल किया गया था, जिसमें हमने ये देखा कि भैया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस प्रकार की स्कीम्स रन की जाती हैं, देन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है जी। एंड मोस्टली जितनी भी स्कीम्स यहां पर काम कर रही हैं वो आपकी प्राइवेट ओनरशिप की हैं, कि वहां पर सरकार द्वारा थोड़ा इतना मेजर तरीके से प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं किए जा रहे, वहां पर प्राइवेट ओनरशिप वाले ही जो प्रोप्राइटर्स हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहां पर लगा रखे हैं अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, राइट। तो वही बेसिक सा डेटा आपको यहां पर प्रोवाइड भी किया गया था। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर ISTS चार्जेस के बारे में, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, कि सर्टेन प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा ये चार्जेस वेव ऑफ कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से ऐसे कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए किया गया है, थोड़ा इस तरीके की स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर पूछी गई है, राइट। पहले में कह रहे हैं कि भैया ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए, नए और जो पुराने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो थोड़ा सोचिए और बताइए कि कितने प्रोजेक्ट्स के लिए इस प्रकार के ISTS चार्जेस यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा वेव कर दिए गए हैं। तो बेसिकली पहली बात ये इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस का क्या मतलब हुआ। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का क्या हुआ कि भैया आपके ए पॉइंट पर यहां पर प्रोडक्शन हो रही है बिजली की, बी पॉइंट पे कंजम्पशन हो रही है, इंटर स्टेट वो आपकी बिजली यहां पर ट्रैवल कर रही है, जिसमें आपका जो एग्जिस्टिंग ग्रिड नेटवर्क है उसका यूज किया जा रहा है, डेफिनेटली उसके चार्जेस यहां पर फिर कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब चार्जेस जब यहां पर कलेक्ट किए जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर रहेगा उसके लिए ये जो पर्टिकुलर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है थोड़ी महंगी देखने को मिलेगी, है ना। अब हो सकता है बी के लिए कोई और ऑप्शन वहां पर क्रिएट हो जाए। तो यहां पर क्या बोला है कि सिंस हम चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अडॉप्शन ज्यादा हो, तो उस केस में ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन एज वेल एज ग्रीन अमोनिया, इनके माध्यम से जो भी प्रोडक्शन होगी उस केस में ISTS चार्जेस यहां पर वेव ऑफ कर दिए जाएंगे 25 साल तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डाला गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी पॉइंट रखा गया था। पुराने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ये पर्टिकुलर जो आपका एक वेव ऑफ दिया गया है ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी वजह से पहले 3 ही करेक्ट हैं एंड उसके चलते कितने यहां पर करेक्ट हुए, 3 ही करेक्ट हुए, जिसकी वजह से सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो ये बेसिक सा ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया सरकार द्वारा, ताकि उस प्रकार से यहां हम एग्जेम्प्ट कर सकें सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स फ्रॉम पेइंग द फीस जो कि एसोसिएटेड है विद यूजिंग द नेशनल पावर ग्रिड, ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर देश के कोने कोने तक लेके जा सकें, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर डिसाइड किया कि आपके इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर ये चार्जेस यहां पर वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। क्या उसकी टाइमलाइन है, कब तक की आपकी कमीशनिंग यहां पर होनी चाहिए, तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर मेंशन कर दिए जा चुके हैं। प्लीज आई एडवाइस कि इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में कंपाइल करके रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट आपको इस तरीके से भी पूछी जा सके, राइट। तो इसी के चलते सरकार ने नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के केस में भी ये चार्जेस को वेव करने की बात कर दी गई थी, राइट। चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं, CBDC से रिलेटेड यहां पर सिंपल सा सवाल डाला गया है। 2023 में भी CBDC से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहले में करें जो आपके होलसेल CBDCs हैं, राइट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस जो उनकी रिलायंस है US डॉलर के ऊपर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। सेकंड कह रहे हैं जो आपका रिटेल CBDC है, ठीक है जी, वो इसके जो यूजर्स रहते हैं दे कैन परफॉर्म ट्रांजैक्शन बाय स्कैनिंग UPI QR कोड एट द मर्चेंट आउटलेट। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए। करंट अफेयर बेस्ड भी आपके लिए स्टेटमेंट यहां पर डाली गई है और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए।
तो बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसकी दो कैटेगरीज हम देखते हैं, एक आपका होलसेल रहता है, एक आपका रिटेल रहता है। अब नाम से तो देखने को मिलेगा कि भैया थोक में मिल रही तो होलसेल है, अगर डायरेक्टली एक एक तरीके से ले रहे हैं तो वहां पर रिटेल है, बट ऐसा नहीं है। होलसेल जो आपके सीबीडीसीज हैं वो मोस्टली जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा यहां पर यूज किए जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली उनके द्वारा थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन यहां पर सेटल की जाती हैं, राइट। क्योंकि जब भी आप अपना इंटर बैंक को यहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है या अपार्ट फ्रॉम दैट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन यहां पर हो रही है सेंट्रल बैंक्स के बीच में, तो वही पॉइंट आपको सबसे पहली स्टेटमेंट में यहां पर दिया गया था। और इसी के चलते कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहां पर रन किए गए थे। प्रोजेक्ट मारियाना करके किस तरीके का प्रोजेक्ट है, जिसमें पायलट मोड पे चेक किया गया था कि क्या इस प्रकार के सीबीडीसीज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सेटल करने में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो वहीं से आपके लिए सवाल पूछा गया था, तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया, जिसकी वजह से जो डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है उसको थोड़ा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस भी कर सकते हैं। सेकंड यहां पर पॉइंट रखा जा रहा है रिटेल सीबीडीसीज के बारे में। तो इंटरऑपरेबिलिटी यहां पर इंश्योर की गई थी। रिसेंटली आपने करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा कि भाई आप क्यूआर कोड जो है आपका यूपीआई वाला उसको स्कैन करके आप सीबीडीसीज की ट्रांजैक्शन भी यहां पर कर सकते हैं। तो वही दो स्टेटमेंट्स आपसे यहां पर पूछी गई थी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी, जिसकी वजह से सी ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट ऑप्शन था। तो वही कहानी आपको यहां पर बताई गई है, होलसेल और रिटेल के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम करता है। हालांकि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसमें हमने थोड़ा बहुत इसको डिटेल में भी डिस्कस किया अपने करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं, ऐसे उस प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रन किए जा रहे हैं जहाँ पर होलसेल सीबीडीसीज का यूज भी किया जा रहा है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसेंट इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पर इनिशिएट की गई है बिटवीन द यूपीआई का जो आपका क्यूआर कोड रहता है और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो हैं, ठीक है जी। तो उसके चलते कहीं ना कहीं अब हम इसकी जो इनकलकेशन है हमारी नॉर्मल आम जिंदगी में सीबीडीसीज की, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एंड ऑलमोस्ट सभी बैंक्स ने रिस्पेक्टिवली इसकी स्पेसिफिक ऐप्स भी यहाँ पर लॉन्च कर दी हैं। अगर आपको नहीं पता तो भैया जो भी आप फोन यूज करते हैं उसका ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, वहां पर जाके अपने बैंक की एप्लीकेशन देखिएगा और उसके साथ सीबीडीसीज लिख दीजिएगा, आपको डेफिनेटली अपने बैंक की भी वहां पर सीबीडीसी ऐप वहां पर जरूर दिखेगी, राइट। चलिए लास्ट सवाल यहां पर देखते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात रखी गई है कि क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपकी सीड सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग जो है वो कंपलसरी है इंडिया में। सेकंड कह रहे हैं जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा साथी पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है ताकि डील कर सके विद द चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। तो क्या लगता है इनमें से क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, मतलब जो भी आपको यहां पर डायरेक्टिव दिए गए हैं आप बताइए इनमें से कौन सी आपकी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हर एक ऑप्शन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो भाई मैं एडवाइस करूंगा वीडियो पॉज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, फिर अपना फाइनल आंसर यहां पर मार्क करना। चलिए, तो बेसिकली सीड सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है ना, अब सभी स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा यहां पर रिस्पेक्टिवली अपनी अथॉरिटी सेटअप की जा रही है ताकि सीड सर्टिफिकेशन को थोड़ा और यहां पर महत्वाकांक्षा दी जा सके एंड सीड क्वालिटी इंप्रूव करने के ऊपर यहां पर काम किया जा सके, राइट। बट ये कंपल्सरी नहीं है, ये मैंडेटरी है, बट लेबलिंग जो है वो आपकी कंपल्सरी यहां पर रखी गई है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई। सेकंड बिल्कुल करेक्टली बताया गया है जो आपका ये साथी पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो भैया उसके चलते हम इजीली बता सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही कहानी आपको मेंशन की गई है इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में भी कि भैया इस प्रकार से आपका साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि एक तरीके का सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा सके जो कि कंप्लीट सीड सप्लाई चेन को यहां पर ऑटोमेट कर सके, सीड सर्टिफिकेशन को यहां पर हेल्प कर सके, लाइसेंसिंग में हेल्प कर सके, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट्स आपको यहां पर मेंशन किए गए। तो उत्तम बीज समृद्ध किसान, ये बेसिकली थीम रखी गई है इस पर्टिकुलर ऐप की, जिसके चलते यहां पर कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स को कंप्लीट सपोर्ट यहां पर दिया जा सके एंड जो आपके सीड जिनमें वैलिड सर्टिफिकेशन है वही लाइसेंस डीलर द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव रखा गया है इस पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से। वहीं बात करें सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में, तो भैया ये आपकी वॉलंटरी नेचर की है, जो आपकी एजेंसीज हैं यहाँ पर स्थापित की जा रही हैं हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वही सीड सर्टिफिकेशन का काम यहाँ पर करते हैं। बट जो आपकी लेबलिंग है वो यहाँ पर मैंडेटरी रखी गई है कि आपकी कंपलसरी फॉर ऑल द कमर्शियली सोल्ड सीड्स जो कि इंडिया में देखने को मिलती हैं रिगार्डलेस ऑफ द सर्टिफिकेशन। अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार की आपको सर्टिफिकेशन करवानी, बट लेबलिंग करनी जरूरी है कि भैया क्या आपकी सीड किस तरीके से तैयार की गई है। सर्टिफिकेशन नहीं है तो भैया वो भी प्रोवाइड कर दो कि भैया सर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड होगा तो फिर भैया बड़ा बड़ा लेबल देखने को वहां पर मिलेगा कि भाई सर्टिफाइड है, राइट। तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन आपसे यहां पर शेयर की गई है, आपको पीडीएफ में अटैच्ड मिल जाएंगी। तो आई एडवाइस कि अगर ये पॉइंट्स आपने नहीं पढ़े थे तो डेफिनेटली अपने नोट्स में से कंपाइल करके रखिए। और इसी तरीके से जो डेली बेसिस पे आपका ये प्रीमिक्स का इनिशिएटिव रन किया जा रहा है, डेफिनेटली इसे अपने नोट्स में कंपाइल करके रखिएगा, डेली अटेंड कीजिएगा। प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है, रिवीजन नहीं तो वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो रहा है। तो इन पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को यहाँ पर बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन की भी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो फर्स्ट सेशन था इकोनॉमी का,
कंडक्ट कर दिया जा चुका है। लिंक आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा, तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर यहाँ पर टैप करके उस सेशन को देखिएगा। थोड़ा लंबा सेशन है, 1.5-2 घंटे का, बट डेफिनेटली आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा एंड इसी तरीके से इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रैक्टिस इस टाइम बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपके लिए परिश्रम का ये कोर्स भी बनाया गया जिसमें आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।